नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। दोस्तों देखिए, हमने मनोविज्ञान को पढ़ना हमने शुरू किया था। मनोविज्ञान के अंदर हमने सबसे पहले मनोविज्ञान के परिचय का अध्ययन किया और उसके बाद में हमने मनोविज्ञान के अनेकों संप्रदायों को पढ़ा, शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ा कि हमारे मनोविज्ञान के साथ में शिक्षा को जोड़ा गया और शिक्षा में मनोविज्ञान की क्यों आवश्यकता होती है। इन सब के बारे में हमने अध्ययन करने के बाद में जब धीरे धीरे जब क्या हुआ कि हमारे मनोविज्ञान को जब व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा, तो इस व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंदर और इसका स्वरूप कैसा हो गया था, एक विज्ञान का स्वरूप हो गया था। और जब विज्ञान का स्वरूप हो जाता है तो क्या होता है, उस विज्ञान के अंदर अनेकों प्रकार की विधियों का यूज किया जाता है। विज्ञान को समझने के लिए अनेकों प्रकार के मेथड्स का यूज किया जाता है, अनेकों प्रकार की विधियों का यूज किया जाता है। इसीलिए क्या हुआ कि मनोविज्ञान के अंदर भी क्या हुआ, अनेकों प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाने लगा। यानी कि मनोविज्ञान में भी क्या हो गई, अनेकों प्रकार की विधियों का जन्म हो चुका था। तो इन विधियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि मनोविज्ञान में कौन कौन सी महत्वपूर्ण विधियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से हमसे पूछी भी जाती है और हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में उन विधियों का बहुत अधिक महत्व रहता है। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान की शिक्षण विधियां या मनोविज्ञान की शैक्षिक विधियां। देखिए, आज का टॉपिक मनोविज्ञान की शिक्षण विधियां। ये टॉपिक आज हमारा रहने वाला है। ठीक है, मनोविज्ञान की शिक्षण विधियां। देखिए, जब मनोविज्ञान को व्यवहारिक, हम ये कह सकते हैं शिक्षण विधियों का उपयोग क्यों किया गया। मनोविज्ञान जब व्यवहारिक विज्ञान के रूप में जन्म हुआ या इसके साथ में एक विज्ञान शब्द जुड़ा, तो उस विज्ञान शब्द के लिए अनेकों प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। उस विज्ञान को समझने के लिए इनका उपयोग किया जाने लगा, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो इसलिए मनोविज्ञान में अनेकों प्रकार की विधियों का विकास हुआ। उसके बाद में देखिए, हम बात करते हैं कुछ शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली इसकी जो विशेषता है, मनोशिक्षण विधियों की जो पहली विशेषता है वो है इसकी वैधता। वैधता के बारे में आप जानते हो, इसे हम क्या कहते हैं, वैलिडिटी। यानी कि इसकी वैलिडिटी जो है वो कैसी है, इसकी वैधता कैसी है। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि पूर्व निर्धारित कोई उद्देश्य है हमारा, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब हम इनका उपयोग करते हैं तो उसमें वैधता का अर्थ निकलता है। ठीक है, यानी कि कोई पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार किसी का निरीक्षण करना या उसका परीक्षण करना ही क्या होता है, वैधता होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है वस्तुनिष्ठता। कि मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं। यानी कि आप देखते हो आपके एग्जाम के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। उसमें क्या होता है, ए बी सी में सी और डी में से कोई एक ऑप्शन को आपको चूज करना होता है, तो वो होती है वस्तुनिष्ठता। यानी ठीक है, जब उत्तर क्या है, निश्चित और स्टिक मात्रा में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठता कहते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारी, देखते हैं विश्वसनीयता। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए कि रियल, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, प्रेक्षकों द्वारा जांच किए जाने पर भी परिणाम में अंतर नहीं आता। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो आप पेपर देते हो, आप नीट का जैसे एग्जाम देने वाले हो या कोई भी आप एग्जाम देते हो, जो एग्जाम कैसा होता है आपका, वस्तुनिष्ठ एग्जाम होता है या ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि इसको आपने अगर बी ऑप्शन चूज किया है और इसको कितनी भी बार चेक कर लो, इसके अंदर कोई भी इसके परिणाम में कोई भी अंतर नहीं आता है। आप रिटर्न देते हो आप एग्जाम, ठीक है, रिटर्न एग्जाम में क्या होता है कि बार बार चेक करने के उसके परिणाम में कुछ ना कुछ अंतर आता रहता है, परंतु इस एग्जाम के अंदर कोई भी परिणाम में अंतर नहीं आता, उसे हम ये कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या होता है, व्यवहारिकता। व्यवहारिकता, शिक्षण मनोविज्ञान के अंदर व्यवहारिकता पाई जाती है। व्यवहारिकता का अर्थ होता है जब मूल्यांकन भविष्य में उपयोगी हो। व्यवहारिकता का मतलब क्या होता है, जब
इसका जो मूल्यांकन किया जाता है किसी व्यक्ति का, अगर वो मूल्यांकन अगर भविष्य में उपयोगी है तो उसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर व्यवहारिकता का गुण पाया जाता है उस विधि के अंदर। ठीक है, उसके बाद में व्यापकता। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में व्यापकता पाई जाती है। व्यापकता का अर्थ होता है कि किसी अंश का नहीं, किसी पूर्ण का ज्ञान प्राप्त करना, उसके पूर्ण के बारे में निरीक्षण करना, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर हमें उसका निरीक्षण करना क्या कहलाता है, व्यापकता कहलाता है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर ही क्या होती है, व्यापकता पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर हम पूर्ण सिलेबस के प्रश्न डाल दिए जाते हैं और एक ही प्रश्न के अंदर 2 या 3 अर्थ निकलते हैं। हम एक प्रश्न के माध्यम से हम 2 प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं या उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें व्यापकता भी पाई जाती है। और नेक्स्ट है हमारा विभेदकारिता। नेक्स्ट है हमारा विभेदकारिता। विभेदकारिता क्या होता है कि जब हम कक्षा के अंदर जो हमारे 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर का मतलब प्रतिभाशाली बालक होता है, एक सामान्य बालक होता है, एक असामान्य बालक होता है। जब इन तीनों स्तरों के आधार पर अगर कोई मूल्यांकन करते हैं तो उसे हम कहते हैं विभेदकारिता। तो ये विशेषताएं होती है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों की। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, कि उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर विधियों की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से वो बाहर। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। कि विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब 3 भाग इसके कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं। सबसे पहला जो भाग है उसका वो है निरीक्षण या अवलोकन विधि। ठीक है, निरीक्षण या अवलोकन विधि, या इसे हम कहते हैं अवलोकन विधि। ठीक है, निरीक्षण या अवलोकन विधि को आगे 2 भागों में और बांटा गया है, जिसमें पहला है अंतर्निहित विधि और दूसरा है बहिर्दर्श। अंतर्दर्शन विधि होता है दूसरा, ये होता है बहिर्निरीक्षण विधि। बहिर्निरीक्षण विधि। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा भाग है इसका वो है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, ये दूसरा भाग है। और तीसरा जो भाग है इसका, ठीक है, तीसरे भाग को हम कहते हैं विवरणात्मक विधि। अब इसमें भी अनेकों प्रकार की आगे विधियों को बांटा गया है। इसके अंदर अनेकों प्रकार की विधियां हैं, जैसे इसके अंदर सबसे पहली है व्यक्ति इतिहास विधि। इसके अंदर प्रश्नावली विधि भी आती है, इसे हम कहते हैं केस स्टडी विधि। ठीक है, और इसके अंदर समाजमिति विधि भी आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार की विधियां इसके अंदर आती है। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल विधि भी आती है, रेटिंग स्केल विधि। तो अनेकों प्रकार की विधियां इस विवरणात्मक विधि के अंदर आती है। तो अब हम एक एक करके इन विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं कि ये विधियां किसने प्रतिपादन की थी और कि इन विधियों के अंदर क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो विधि है हमारी, वो विधि कौन सी है, अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, पहली कौन सी विधि है हमारी, अंतर्दर्शन विधि।
अंतर्दर्शन विधि, या हम इसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण विधि। अंतर्दर्शन विधि, या हम इसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण विधि। देखिए इस विधि को लेकर कौन आया था, इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था? वो व्यक्ति थे जॉन लॉक। कौन थे? जॉन लॉक, एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि के बारे में बताया। अब देखिए इस विधि के अंदर क्या होता है, इस विधि का अर्थ क्या है? अंतर्दर्शन का अर्थ क्या होता है? अंदर झांकना। क्या होता अर्थ होता है? अंदर झांकना, या हम इसे इंग्लिश में अगर कहें तो टू लुक विद इन। ठीक है, टू लुक विद इन, इसका अर्थ होता है अपने ही स्वयं के अंदर झांकना। स्वयं के अंदर झांक कर यह बताना है कि हमारे अंदर क्या प्रतिभाएं हैं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, तो उनके बारे में अध्ययन इस विधि के अंदर किया जाता है। और ये मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि होती है। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है अंतर्दर्शन विधि जो है, वो मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि के अंदर क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क के द्वारा व्यक्ति खुद अपने स्वयं के मस्तिष्क के द्वारा अपनी ही क्रियाओं का निरीक्षण करता है, और जब अपने ही क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है तो उस विधि का नाम क्या है? अंतर्दर्शन, यानी खुद के अंदर झांककर अपनी कमियों को निकालना या अपनी प्रतिभाओं को निकालना ही क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन विधि कहलाता है। ठीक है, इस विधि के अंदर हमें इतना याद रखना है कि अंतर्दर्शन विधि का अर्थ क्या होता है कि इस विधि के अंदर हम स्वयं के व्यक्ति जो है वो स्वयं का निरीक्षण स्वयं ही करता है। ठीक है, इसमें वो प्रयोगकर्ता भी स्वयं होता है और प्रयोज्य भी खुद होता है, यानी कि निरीक्षण करने वाला भी वो खुद है और निरीक्षण जिसका कर रहा है वो भी वो खुद ही है, दोनों ही चीजें वो खुद है। ठीक है, तो इसलिए इसको अंतर्दर्शन विधि कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? अंदर झांकना। अब अगर हम बात करें इस विधि के कुछ दोष के बारे में, तो इस विधि के अंदर क्या होता है कि नियम नहीं बनाए जा सकते। क्यों नियम इसलिए नहीं बनाए जाते? क्योंकि देखिए व्यक्ति खुद का ही निरीक्षण कर रहा है। ठीक है, व्यक्ति खुद का ही निरीक्षण कर रहा है। अब ये है कि व्यक्ति ने अपने अनुभवों के आधार पर अपना तो निरीक्षण कर लिया, परंतु कोई दूसरा उस निरीक्षण को माने या नहीं माने तो वो तो दूसरों के अनुभव के ऊपर डिपेंड करेगा ना, उसके अनुभव के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब एक व्यक्ति है वो कहता कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, पर ये जरूरी नहीं कि दूसरों को वो अच्छा ही लगे, क्योंकि उसने तो अपने मस्तिष्क के अनुसार जो उसे अच्छा लगा उसने चुन लिया, और जो दूसरों को अच्छा नहीं लगता वो तो दूसरे जानते हैं उस चीज के बारे में। तो अंतर्दर्शन विधि के अंदर ये दोष पाया जाता है कि इसमें नियम नहीं बना सकते, इसके अपने अनुभवों को हम किसी दूसरे के अनुभव पर नहीं थोप सकते, तो इसके अंदर ये दोष भी पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति अगर मान लीजिए आज एक व्यक्ति ने कुछ सोचा, क्योंकि मस्तिष्क में जो सोचा जाता है, मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं, मस्तिष्क में जो व्यवहार होता है वो बदलता रहता है, वो ऐसा ही नहीं होता, इसलिए विधि असफल हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसमें ये दोष भी पाया जाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो हमारी विधि है, नेक्स्ट हमारी जो विधि है वो है बहिर्दर्शन विधि। नेक्स्ट हमारी विधि है बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन देखिए इस विधि का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? जेबी वॉटसन ने। बहिर्दर्शन विधि को लेकर कौन आया था? जेबी वॉटसन लेकर आया था। ठीक है, इस विधि में क्या होता है? बाहरी जीवन और बाहरी वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इस विधि के अंदर क्या होता है कि बाहरी जीवन और बाहरी वातावरण का अध्ययन किया जाता है। बाहरी जीवन और बाहरी वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें बाहरी जीवन का मतलब कि किसी व्यक्ति है, ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम क्या है? राम।
अब हमें राम के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, राम के बारे में क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। तो देखिए राम के बारे में अध्ययन करना है तो कैसे करेंगे। राम के बारे में अगर अध्ययन करना है तो राम का बाहरी वातावरण कैसा है और उसका जीवन किस प्रकार से निकल रहा है, यानी कि उसके अपने जीवन के अंदर क्या क्या कर रहा है वो, तो उन सब के बारे में निरीक्षण करके हम राम के बारे में जान सकते हैं कि राम का व्यवहार कैसा है। तो इस प्रकार इस विधि के अंदर, वही दर्शन विधि के अंदर निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, अब इस विधि का भी एक दोष है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि व्यक्ति, इसमें भी क्या होता है, अंतर्दर्शन विधि की तरह व्यक्ति खुद ही प्रयोग करता होता है, यानी परीक्षण करने वाला जो है वो स्वयं ही होता है, यानी वो अपने ही बाहर के वातावरण और जीवन के बारे में अध्ययन कर रहा होता है। तो इसमें पक्षपात की भावना बनी रहती है। इसमें सबसे बड़ा दोष क्या होता है, पक्षपात होता है। वो पक्षपात करता है, वो अपनी बुराइयों को छुपाएगा और अपनी अच्छाइयों को बताने की कोशिश करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी बुराइयों को बताने की कोशिश कर सकता है या नहीं कर सकता, तो इसलिए इसमें पक्षपात की भावना बनी रहती है। वो पक्षपात करेगा क्योंकि वो अपनी बुराइयों को छुपा लेगा और अच्छाइयों को सबके सामने रख देगा। ठीक है, तो ये होता है बहिर्दर्शन विधि के अंदर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो हमारी विधि है वो है व्यक्ति इतिहास विधि। छोटी छोटी चीजें आपको बस समझना है कि वो विधि कहते क्या है। मेन इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा आपका, कि कोई विधि का नाम दे दिया जाएगा, इसका प्रतिपादन किस व्यक्ति ने किया था, तो यहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो विधि है हमारी वो है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है, व्यक्ति इतिहास विधि का प्रतिपादन किया था किसने, टाइडमैन ने। व्यक्ति इतिहास विधि का प्रतिपादन किस व्यक्ति ने किया था, टाइडमैन ने किया था। अब इस विधि को जीवनवर्त विधि भी कहते हैं, इस विधि को जीवन प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। इस विधि के अन्य नाम की अगर बात करें तो इस विधि को जीवन इतिहास विधि भी कहा जाता है। इस विधि को जीवन व्रत विधि भी कहते हैं। इस विधि को केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। केस स्टडी मतलब कि नहीं, किसी एक व्यक्ति के बारे में उसका अध्ययन करना, तो ठीक है, ये इस विधि के अंदर कहा जाता है। अब कहते हैं इस विधि के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए इस विधि के अंदर कैसे अध्ययन किया जाता है, यानी एक बच्चा है, अब ये क्लास के अंदर आ नहीं रहा। ठीक है, ये बच्चा है, ये क्लास में नहीं आ रहा, यानी कक्षा के अंदर ये आ नहीं रहा, या स्कूल बंक कर रहा है, या स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा, तो ये क्या है, असामान्य बालक है। अब इस असामान्य बालक का हमें अध्ययन करना है, तो कैसे करेंगे, उसके ऊपर केस स्टडी तैयार करेंगे, उसके केस के बारे में स्टडी करेंगे, यानी ठीक है, उस व्यक्ति का अध्ययन करेंगे। यानी एक व्यक्ति का अध्ययन करना क्या कहलाता है, व्यक्ति इतिहास विधि। एक व्यक्ति के बारे में पूर्ण रूप से जानना ही क्या कहलाता है, व्यक्ति इतिहास विधि कहलाता है। अब इसका अध्ययन करेंगे कि इसकी असामान्य बातों और इसके वातावरण का और इसके जीवन के बारे में पता कैसे करेंगे, इसके परिवार वालों से। ठीक है, इसके परिवार वालों से इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे, इसके दोस्तों से इसकी जानकारी इकट्ठी करेंगे, ठीक है, इसके समाज से इसकी जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो इन सब से जानकारी इकट्ठी करके जिस निरीक्षण पर हम पहुंचते हैं, उस निरीक्षण को हम क्या कहते हैं, व्यक्ति इतिहास विधि कहते हैं। ठीक है, और इस विधि का प्रतिपादन किसने किया, टाइडमैन ने किया था। ये बात हमें याद रखनी है। अब इस विधि के अंदर क्या होता है कि असामान्य बालकों का ही केवल अध्ययन किया जाता है, सामान्य बालकों का अध्ययन इसके अंदर नहीं किया जाता है। ये बात हमें याद रखनी कि अगर आपसे पूछा जाए कि असामान्य बालकों का अध्ययन व्यक्ति इतिहास विधि में किया जाता है, परंतु सामान्य बालकों का अध्ययन इस विधि में नहीं किया जाता, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग इस विधि का कहाँ किया जाता है, अपराध मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान की एक शाखा है अपराध मनोविज्ञान, और उस अपराध मनोविज्ञान के अंदर इस मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति अपराध मनोविज्ञान में एक बच्चा है, वो अपराधी है, और उस अपराधी को क्यों है, उसका कारण क्या है, इसके बारे में हमें जानना है, उसके ऊपर अध्ययन करके, उसके ऊपर एक केस स्टडी करके। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट विधि है हमारी वो है प्रयोगात्मक विधि।
नेक्स्ट विधि है हमारी प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट विधि है हमारी प्रयोगात्मक विधि। देखिए प्रयोगात्मक विधि के अंदर क्या होता है, प्रयोगात्मक यानी कि लैब के अंदर हम कहते हैं मनोविज्ञान में, विज्ञान साइंस की अगर हम बात करें यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जब हम लैब के अंदर जब प्रयोग करते हैं तो किस माध्यम से किया जाता है, नियंत्रित दिशाओं में किया जाता है। उसमें अनियंत्रित होकर बच्चों को नहीं छोड़ा जाता, नियंत्रित दिशाओं में हम क्या करते हैं, प्रयोग किसी के नियंत्रण में आके हम निरीक्षण करते हैं। तो वैसा ही इस प्रयोगात्मक विधि के अंदर भी होता है कि नियंत्रित दिशाओं में इसमें प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये बात। और मनोविज्ञान को वैज्ञानिक बनाने के अंदर इस विधि का क्या है, सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक इसी विधि ने बनाया, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमारी जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला वो 1879 के अंदर विलियम वुडवर्ड के द्वारा कहां पे खोली गई थी, लिम्जिक के अंदर। तब से लेकर मनोविज्ञान में प्रयोग होना शुरू हो गए थे और मनोविज्ञान के अंदर एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बन चुका था, एक शाखा बन चुकी थी। ठीक है, और मनोविज्ञान में सबसे पहले किसके ऊपर प्रयोग किया गया था, संवेदना के ऊपर इसके अंदर प्रयोग किया गया था, या हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर सबसे पहले प्रयोग चेतना पर किया गया था। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंदर सबसे पहले मनोविज्ञान को अगर विज्ञान बनाया ना तो इस विधि के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, इसीलिए इसको मनोविज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए सबसे पहली विधि माना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अगर कोई प्रयोग करता है, जैसे मान लीजिए मैं किसी का प्रयोग करने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा कि खुद ही एक वातावरण क्रिएट करूंगा, एक माहौल क्रिएट करूंगा, एक कोई भी। ठीक है, एक वातावरण, एक ऐसा माहौल क्रिएट करूंगा, उसमें क्या अनेकों प्रकार के व्यक्ति होंगे, वो उस वातावरण के ऊपर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उस प्रतिक्रिया के आधार पर उनका व्यक्तित्व जानने की कोशिश करूंगा मैं कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है, तो उस प्रकार उसकी सोच होगी, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी भी क्या होगी, वैसी होगी। तो इस पर भी क्या होता है, प्रयोगकर्ता स्वयं ही वातावरण का निर्माण करता है और वातावरण का निर्माण करके उसमें जो उपस्थित जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में पता करता है उनकी बातों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट विधि है हमारी समाजमिति विधि। नेक्स्ट हमारी विधि है समाजमिति विधि। समाजमिति विधि, समाजमिति विधि को लेकर कौन आया था, जैकब मुनरो। कौन लेके आया था, जैकब मुनरो। ठीक है, जैकब मुनरो समाजमिति विधि को लेकर आए थे और ये मनोविज्ञान की एक नवीन विधि है। ये मनोविज्ञान की क्या है, नवीन विधि है। अब इस विधि के अंदर क्या होता है, देखिए इस विधि में समूह में उपस्थित व्यक्तियों को समूह में बांट, यदि मान लीजिए एक समूह में काफी सारे व्यक्ति हैं। ठीक है, अब काफी सारे इसमें व्यक्ति, इन व्यक्तियों की आपस में कौन कौन से व्यक्ति की आपस में क्या है, विचारधारा मिलती है। ठीक है, उन विचारधाराओं के आधार पर हम उनका व्यक्तित्व जानते हैं, उस विचारधारा के आधार पर। यानी कि जैसे समाजमिति यानी कि समाज के अंदर हम इस विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि समूह में उपस्थित अनेकों प्रकार के व्यक्तियों का अगर विचार एक जैसा है, यानी मान लीजिए कोई पार्टी है, यानी कि कांग्रेस हम कहते हैं। ठीक है, कांग्रेस है या बीजेपी है। अब इनके अंदर अनेकों प्रकार के व्यक्ति हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, एक चार्ट बनाते हैं हम किसी प्रकार से, मान लीजिए इसमें हम एक चार्ट बनाते हैं। अब जैसे हमने ये चार्ट बनाया, ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक व्यक्ति रखा नरेंद्र मोदी। ठीक है, एक व्यक्ति रखा हमने अमित शाह, एक व्यक्ति रखा राजनाथ सिंह और एक व्यक्ति हमने रखा राहुल गांधी। अब देखिए, अब इस समूह के अंदर
किन किन व्यक्तियों की विचारधारा मिल रही है, इनकी मिलेगी क्योंकि इनकी पार्टी एक है, इनकी भी मिलेगी, इनकी भी, इनकी जो विचारधारा होगी वो अलग होगी। और ये जो रेखा चित्र, अब इसमें विचारधारा का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, एक रेखा चित्र बनाया जाता है, एक रेखा चित्र बनाया जाता है, या इस प्रकार से कोई रेखा चित्र बनाया जाएगा, ठीक है, या इस प्रकार से कोई एक रेखा चित्र बनाया जाएगा। तो इनको रेखा चित्रों को क्या कहा जाता है इस विधि के अंदर, शिष्योग्राम। क्या कहा जाता है, शिष्योग्राम कहा जाता है, इस रेखा चित्र को कहा जाता है। अब देखिए मैंने ये रेखा चित्र बनाया, इस रेखा चित्र में अनेक प्रकार के व्यक्ति हमने रखे और इन व्यक्तियों की विचारधारा के बारे में पता लगाने की कोशिश की कि कौन कौन से व्यक्ति की विचारधारा आपस में मिल रही है। तो इसमें एक व्यक्ति है जो जिसकी विचारधारा, तो रेशो क्या बनेगा, 3:1 का, ठीक है। तो इस प्रकार इस विधि के अंदर निरीक्षण किया जाता है और इस विधि को लेकर कौन आए थे, जेकब मोनरो लेके आए थे। नेक्स्ट जो हमारी विधि है वो है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किस व्यक्ति ने किया था, एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किस व्यक्ति ने किया था। तो वो व्यक्ति कौन था, सुकरात। और सुकरात कौन था, प्लेटो का गुरु था ये सुकरात, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। सुकरात ने ही सबसे पहले प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किया था, परंतु प्रश्नावली विधि का सबसे पहले प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने किया था, तो वो वुडवर्थ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान में सबसे पहले प्रश्नावली का प्रयोग किसने किया था, तो स्टेनले हॉल ने किया था। ये बात याद रखना, ये 3 प्रश्न है, अलग अलग है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किसने किया था, सुकरात ने किया था। एक दर्शन शास्त्री थे ये, ठीक है, यूनान के। और इस विधि का सबसे पहले प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान में किसने किया था, तो वुडवर्थ ने किया था। और अगर इस प्रश्नावली विधि का सबसे पहले प्रयोग बाल मनोविज्ञान में किसने किया था, तो स्टेनले हॉल ने किया था। ये बात याद रखनी है। इस विधि को कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं, इस विधि को कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। आरपीसी के एग्जाम के फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये पूछा भी जा चुका है कि कौन सी विधि को कागज पेंसिल विधि के नाम से जाना जाता है, तो प्रश्नावली विधि को कागज पेंसिल विधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बात, इस विधि के अंदर होता क्या है कि इन प्रश्नों की हम क्या एक श्रृंखला बनाते हैं और उस श्रृंखला के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछकर हम एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि उस व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर, ठीक है। और अगर हम बात करें कि प्रश्नावली विधि कितने प्रकार की होती है, तो प्रश्नावली विधि कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। सबसे पहली खुली प्रश्नावली, दूसरी कौन सी होती है, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, या हम कहते हैं इसमें तीसरी जो है वो है चित्र प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली, या हम कहते हैं इसमें मिश्रित प्रश्नावली। ये 4 प्रकार की क्या होती है प्रश्नावली। अब इसमें क्या होता है, खुली प्रश्नावली के अंदर उत्तर जो होता है वो हाँ या ना में दिया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें उत्तर कैसे दिया होगा, हाँ या ना, ठीक, इतना ही। और बंद प्रश्नावली में क्या होता है, लिखकर उत्तर दिया जाता है, पूरी बात लिखकर उत्तर दिया जाता है, यानी कि एक प्रश्न दे दिया जाएगा और आपको पूर्ण रूप से उसके ऊपर अपने विचार जो है वो लिखने हैं। और चित्रित प्रश्नावली के अंदर चित्र को दिखाकर, एक चित्र दिखा दिया जाएगा आपको और उस चित्र के ऊपर आपसे अपने विचार पूछे जाएंगे, तो आपको उस पर अपने विचार देने हैं, ठीक है। और मिश्रित प्रश्नावली जो है वो इस खुली प्रश्नावली और चित्रित प्रश्नावली का क्या होता है, मिश्रण होता है कि एक चित्र भी दिखा दिया जाएगा और आपसे उसके बारे में हाँ या ना में उत्तर भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये चित्र किस प्रकार से, तो इस प्रकार से खुली व सचित्र प्रश्नावली का मिश्रण होती है, कौन सी, मिश्रित प्रश्नावली। चित्र भी दिखा दिया जाता है और हाँ या ना में उत्तर भी पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आया कि हमने कौन कौन सी विधियों के बारे में अध्ययन किया। एक बार दोबारा से हम उसके प्रतिपादन जो है वो देख लेते हैं, किस किस ने कौन कौन सी विधियों का हमने अध्ययन किया। देखिए, सबसे पहले हमने कौन सी विधि के बारे में अध्ययन किया, अंतर्दर्शन विधि के बारे में, ठीक है। अंतर्दर्शन विधि या हम इसे आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं।
आत्मनिरीक्षण विधि। लेकर कौन आया था इसे? जॉन लॉक लेके आया था। ठीक है। दूसरी जो हमने विधि पढ़ी आज वो कौन सी थी? बहिर्दर्शन विधि थी। इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जेबी वॉटसन ने किया था। जेबी वॉटसन ने किया था। तीसरी हमने कौन सी विधि पढ़ी आज? तीसरी हमने विधि पढ़ी व्यक्ति इतिहास विधि। तीसरी हमने विधि पढ़ी व्यक्ति इतिहास विधि। लेकर कौन आया था? प्रतिपादन टाइडमैन ने किया। ठीक है। चौथी जो हमने विधि पढ़ी कौन सी? प्रयोगात्मक विधि। ठीक है। और पांचवी जो विधि पढ़ी हमने समाजमिति विधि। कौन लेके आया था? जेकब मुनरो। और छठी जो हमने विधि पढ़ी है वो है प्रश्नावली विधि। लेके कौन आया था? सुकरात। प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वुडवर्थ ने किया। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी। तो आज की क्लास में हमारी यही विधियां रहेगी। ठीक है, अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा लीजिएगा जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।